Okay बच्चों, let's come the direct tax. Okay ना, we are in the part of income from salary बच्चों. Okay ना, आई होप कि आप लोगों ने आज का वीडियो देखा रहेगा. ओके ना, ऑलरेडी जिसमें मैंने रिवाइज कर दिया था आपको डायरेक्ट टैक्स टिल पार्ट. लास्ट टाइम भी डिड बच्चों प्रोविडेंट फंड का किया था. ओके ना, तो प्रोविडेंट फंड में 3 कैटेगरी था बच्चों. पहला क्या था? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड बच्चों. ओके ना, स्टार्टेड सेक्शन 10(11). स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड बच्चों, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय बच्चों. गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड खाली किसको मिलता है बच्चों? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को. वेदर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर दो या स्टेट गवर्नमेंट का नहीं दो चलेगा, बट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को है. ओके बच्चों, और आपको मालूम है गवर्नमेंट क्यों हमारे गांव वाले लोग सरकारी नौकरी चाहते थे? क्योंकि सब कुछ एग्जाम्प्ट है, माफ़ है. ओके, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बच्चों प्रोविडेंट फंड पे 1 रुपये का भी टैक्स नहीं है, फुल्ली एग्जाम्प्ट. ठीक है बच्चों, तो था स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड. उसमें 3 कैटेगरी था बच्चों. एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन था, देन इंटरेस्ट एंड देन लमसम था बच्चों. तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड को एट ऑल एग्जाम्प्टेड है, वेदर द इट इज अ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और यू कॉल वर्ड इंटरेस्ट और द लमसम, तीनों अमाउंट पे एग्जाम था बच्चों. ठीक है. देन था बच्चों रिकॉग्नाइज प्राइवेट सेक्टर का ही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में 2 कैटेगरी है बच्चों. एक रिकॉग्नाइज और दूसरा अनरिकॉग्नाइज. रिकॉग्नाइज मतलब जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया हो. गवर्नमेंट कब अप्रूव देगा आपको? जब आप गवर्नमेंट की बात मानोगे. तो इसका मतलब इनकम टैक्स लॉ का जो रूल्स बना हुआ है वो रूल को अप्लाई करने वाली कंपनी के ऊपर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का रूल आता है 10(12). बच्चों, द कंपनी हु फॉलो द इनकम टैक्स गाइडलाइंस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो गाइडलाइंस है बच्चों उसको फॉलो करता है तो उसको बोलते हैं रिकॉग्नाइज. और ऐसी कंपनियां जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट है, फ्रीडम, वो अपना खुद का रूल्स एंड रेगुलेशन ड्रॉ करते हैं और अपने हिसाब से काम करते हैं बच्चों. इसमें नहीं कि कोई इलीगल हो गया, आप गवर्नमेंट की बात नहीं मान रहे मतलब इलीगल, नो. आप कानून के हिसाब से नहीं कर रहे भाई, मैं अपना कर रहा हूँ लेकिन मैं कोई गलत गैर कानूनी काम नहीं कर रहा हूँ. ओके, दैट इज अ 2 पार्ट है. अनरिकॉग्नाइज, तो रिकॉग्नाइज वर्सेस अनरिकॉग्नाइज. ठीक है बच्चों, तो रिकॉग्नाइज जो ऐसी कंपनियां जो गवर्नमेंट के रूल्स अप्लाई करता है बच्चों, उसमें क्या था बच्चों? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे टैक्स लगेगा बच्चों, लेकिन एक लिमिट तक है. अप टू 12% तक एग्जाम्प्ट है बेसिक सैलरी का बच्चों. आपका जितना बेसिक सैलरी रहेगा, अब बेसिक सैलरी का 12% तक माफ़ है. अगर 12 के ऊपर हुआ बच्चों तो यू हैव टू पे द टैक्स. से एग्जाम्पल, कंपनी पेइंग द 15% प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर पेइंग द 15% बच्चों, तो 15% मिल रहा है तो इसमें 12% तक एग्जाम, तो बाकी के 3% अमाउंट पे क्या होगा? टैक्स लगेगा. सर कंपनी अगर 11% दे रहा है तो एग्जाम, क्योंकि अप टू 0 से लेके 12 के बीच तक पूरा एग्जाम्प्ट है. 12 के ऊपर एक्स्ट्रा जो हुआ रहेगा उस पर टैक्स लगेगा. ठीक है बच्चों, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अप टू 12% ही एग्जाम्प्टेड. इंटरेस्ट का क्या रूल था बच्चों? 9.5%, तो 0 से लेके अप टू 9.5% तक दैट इज एग्जाम. ओवर दैट इट विल बी टैक्स. अगर कोई कंपनी यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट हुआ रहेगा बच्चों, 10% इंटरेस्ट आ रहा है तो उसमें 9.5% एग्जाम्प्ट हो गया, बाकी के 0.5% पे आपको टैक्स पे करना है. ठीक है बच्चों. व्हेन यू पे द टैक्स ऑन द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, व्हेन यू पे द टैक्स ऑन द इंटरेस्ट, सो देयर इज नो नीड टू पे द टैक्स ऑन द लमसम अमाउंट बच्चों. जैसे 3rd कैटेगरी एग्जाम था, तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अगर लमसम अमाउंट मिल रहा है, नो टैक्स पे करना. वाई? बिकॉज ऑटोमेटिकली आपने लमसम मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया था. 3 कैटेगरी बच्चों, एम्प्लॉयर, ओके, इंटरेस्ट एंड लमसम. ये लमसम मतलब दोनों को ऐड करके बच्चों, से इसमें मुझे 10 लाख मिला, इसमें 2 लाख मिला, तो टोटल लमसम कितना? 12 लाख रुपये. जब इस पे टैक्स अप्लाई हो गया, इस पे टैक्स अप्लाई हो गया बच्चों, तो दोनों को ऐड करके बाद में इस पे भी टैक्स. वी डोंट हैव अ सिस्टम ऑफ डबल टैक्सेशन. एक ही इनकम पे 2 बार टैक्स नहीं हो सकता है. ओके बच्चों, तो रिकॉग्नाइज में क्या था? एम्प्लॉयर पे और इंटरेस्ट पे देयर इज अ टैक्स रूल है, बट लमसम पे एग्जाम्प्ट है. ठीक है बच्चों. अब रह गया बच्चों अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट 10(17) बच्चों, 17(3) सॉरी. पहला था 10(11) बच्चों स्टैट्यूटरी, फिर 10(12) और डायरेक्ट आ रहा है फिर 17(3), क्योंकि वो बाद में लेटेस्ट एडिशन हुआ था बच्चों उसके अंदर. वाई? बिकॉज इंडिया में बहुत सारे ऐसे सेक्टर जो अनऑर्गेनाइज है. अनऑर्गेनाइज मतलब जिस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है बच्चों. ओके,
तो उसके लिए क्या रूल था बच्चों, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को एग्जाम्प्ट माफ, इंटरेस्ट माफ। तो मन में लड्डू फूटा और हुआ, प्राइवेट वाले को भी माफ, नो, गवर्नमेंट बहुत सियानी है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या करता है, आपको कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर और इंटरेस्ट पे माफ तो करता है, लेकिन दोनों का जब कंबाइन करके लमसम जिस दिन मिलेगा ना, उस दिन आपको टैक्स मांगेगा। इट मीन लमसम अमाउंट इज अ टैक्सेबल बच्चों। ओके, ये था अपना प्रोविडेंट फंड का रूल था बच्चों, ठीक है, दैट वी डिड इन द लास्ट सेशन। लेट्स कम टू बच्चों ग्रेचुटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये सब आपके लिए नॉलेज के लिए है। ओके ना, अब एक ग्रेचुटी क्या आता है बच्चों, कोई भी एम्प्लॉय बच्चों अगर लेट्स अज्यूम एट द एज ऑफ 25 उसने ज्वाइन किया कंपनी को बच्चों, या 25 में एज में ज्वाइन कर रहा है और वो 60 में रिटायर हो, मतलब बच्चों क्या 35 ईयर्स उसने अपनी ज़िंदगी का वैल्यूबल टाइम किसको दिया है, कंपनी को दिया है बच्चों। ओके ना, 60 साल के बाद रिटायर होने का कोई श्रवण कुमार उसके बेटे नहीं आजकल है, आज के कलयुग के ज़माने में कि उस बेटे माँ बाप की देखभाल करने वाले हैं, ये कंपनी को ही मालूम है। दैट्स वाई बच्चों कंपनी उनको रिटर्न गिफ्ट देता है कि आपने अपने ज़िंदगी का 35 साल कंपनी को दिया है, तो हम भी आपको कुछ रिटर्न गिफ्ट देंगे। तो कंपनी आपको ग्रेचुटी प्रोवाइड करता है। तो ग्रेचुटी एक लमसम अमाउंट है बच्चों, दैट इज अ गिफ्ट गिवन बाय द कंपनी टू देयर एम्प्लॉइज़। ओके बच्चों, अब ग्रेचुटी किस क्या सबको एक जैसा मिलता है, नो। अब कोई 25 साल में रिटायर हो गया, कोई 30 साल में रिटायर हो बच्चों, कोई 15 साल काम किया, उसका अनफॉर्चुनेट उसका डेथ हो गया रहेगा बच्चों, तो ऐसे केस में उसने कितने साल काम किया रहेगा उस पर डिपेंड होता है बच्चों। ओके, सो लेट कम टू द बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ग्रेचुटी का पॉइंट्स, आराम से समझना। पहला ग्रेचुटी सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 बच्चों। ओके, अलग अलग सेक्शन जैसे लॉ में था बच्चों, तो ग्रेचुटी का क्या सेक्शन, सेक्शन 10 सब सेक्शन 10। ग्रेचुटी इज द लमसम अमाउंट रिसीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द एम्प्लॉय बच्चों। एम्प्लॉय जब रिटायर होता है या फिर अनफॉर्चुनेटली डेथ होता है बच्चों, उस टाइम ग्रेचुटी का अमाउंट मिलता है बच्चों। ग्रेचुटी कैन नॉट बी रिसीव इन बिटवीन द जॉब पीरियड। आप काम करते समय आपको ग्रेचुटी नहीं मिलने वाला है, ग्रेचुटी का भी मिलेगा डेथ होने के टाइम या फिर रिटायरमेंट के टाइम में मिलता है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ग्रेचुटी इज अ लमसम अमाउंट रिसीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, राइट बच्चों। ओके, इट इज कैलकुलेटेड और पेड ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट बच्चों। ड्यूरेशन मतलब कितने साल आपने काम किया कंपनी में, उस पर डिपेंड करता है बच्चों। आपको एम्प्लॉय 15 साल काम किया तो उसके 15 साल के हिसाब से कैलकुलेशन होगा। सम ऑफ द एम्प्लॉय हैव वर्क 30 ईयर्स, तो ही विल गेट द ग्रेचुटी अप टू 30 ईयर्स बच्चों। तो आपने कितने साल अपनी ज़िंदगी का कंपनी को दिया है उसके हिसाब से कैलकुलेशन होता है। ओके बच्चों, एंड ग्रेचुटी इज अ रिटर्न गिफ्ट गिवन बाय द कंपनी इन रिस्पॉन्स ऑफ नंबर ऑफ वैल्यूएबल ईयर्स ऑफ सर्विस परफॉर्म बाय एम्प्लॉय इन कंपनी। आपने अपनी ज़िंदगी का जो कीमती वक्त दिया है बच्चों मीन्स कंपनी को, तो कंपनी में आपको क्या देगा, रिटर्न गिफ्ट देता है बच्चों, ठीक है बच्चों। सो अगर कोई पूछ दिया आपसे ग्रेचुटी क्या था बच्चों, तो ग्रेचुटी सिंपल वर्ड में इट इज अ लमसम अमाउंट गिवन बाय द कंपनी टू देयर एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। एक लमसम अमाउंट कंपनी किसको देता है बच्चों, अपने एम्प्लॉय को देता है, कभी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या डेथ, ठीक है बच्चों। ग्रेचुटी का कैलकुलेशन कैसे होता है बच्चों, क्या ग्रेचुटी सारे एम्प्लॉय को सेम अमाउंट मिलता है, नो। इट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स यू हैव वर्क इन द कंपनी, ड्यूरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, आप एम्प्लॉयमेंट कितने साल के लिए किए हो उस पर बेस्ड है बच्चों, ठीक है। और एक तरह का क्या बच्चों, रिटर्न गिफ्ट है कंपनी की तरफ से, क्यों, बिकॉज एम्प्लॉय हैव गिवन द नंबर ऑफ देयर वैल्यूएबल ईयर्स। आपने अपनी ज़िंदगी के काफ़ी साल आपने कंपनी को दिया बच्चों, तो कंपनी भी आपको रिवार्ड देता है, ठीक है बच्चों। पहले इतना ओके। सेक्शन क्या है बच्चों ग्रेचुटी का, सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 बच्चों, राइट। लेट्स कम टू द ग्रेचुटी का कैलकुलेशन। भाई तो क्या बच्चों इसका इंट्रोडक्शन, हाउ टू कैलकुलेट। हम लोग जब भी ग्रेचुटी को कैलकुलेट करें बच्चों, तो ग्रेचुटी के 2 पॉइंट आना है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय बच्चों। ग्रेचुटी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट बच्चों, फर्स्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय और अदर वन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो पहले 2 कैटेगराइज करना है, ओके। जब भी सम करना रहेगा ग्रेचुटी का, तो पहले देखना क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि प्राइवेट एम्प्लॉय है, दैट इज नॉन गवर्नमेंट। तो चलो लेट्स बच्चों गवर्नमेंट एम्प्लॉय है,
अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय बच्चों तो मालूम है आपको, सरकारी नौकरी में जो काम करते हो लोग बच्चों, वो जब कभी देखियो SBI जाओ, SBI राशन कार्ड के बनाने जाओ, ऐसा लगता है उनका कौन कुछ बिगाड़ सकता है, ओके ना। वही सर्वाए मतलब पूरा लगता है कि पूरा गॉड फादर है वो पूरे। इसका मतलब ग्रेजुएट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को किसी की डेयरिंग नहीं कि उससे टैक्स मांगने वाला है, दैट इज फुल्ली एग्जाम्प्टेड बच्चों, नो टैक्स एट ऑल। तो अगर ग्रेजुएटी एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता बच्चों, उसके रिटायरमेंट टाइम में 30 लाख रुपए मिला, वो 30 लाख रुपए पे 1 रुपये का टैक्स नहीं है बच्चों। 20 लाख रुपये मिला, नो टैक्स। कितना भी अमाउंट मिलेगा ग्रेजुएटी पे बच्चों, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई टैक्स नहीं भरना बच्चों, फुल्ली एग्जाम्प्ट। ओके बच्चों, तो ग्रेजुएटी फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंप्लीटली एग्जाम्प्टेड है, नो टैक्स एट ऑल। ओके, लेट्स कम टू द नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय बच्चों, ठीक है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में इतने पॉइंट था। तो हम लोगों ने पहले क्या किया, ग्रेजुएटी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, गवर्नमेंट वर्सेज नॉन गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट में क्या है, फुल एग्जाम, कोई कैलकुलेशन से कुछ नहीं करना बच्चों, जो भी गवर्नमेंट दे रहा होगा डायरेक्ट वो सब क्या रहेगा, एग्जाम रहता है, ठीक है बच्चों। अब देखना बच्चों, जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसको भी 2 कैटेगरी में बांटा है बच्चों। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बच्चों। उसका एक कोड वर्ड है पोगा, वो पोगो चैनल नहीं बच्चों, ओके ना, कार्ड होगा ना पोगो चैनल, वो नहीं, पोगा। पोगा मतलब था पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट, P पेमेंट, O ऑफ G ग्रेजुएटी A एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट अप्लाइज। यानी ऐसी कंपनियां, ऐसे एम्प्लॉय जो पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट के अंदर आते हैं। अनदर है नो पोगा, ऐसे एम्प्लॉय जो पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट के अंदर नहीं आते बच्चों। मतलब प्राइवेट एम्प्लॉय को 2 पार्ट में बांटते होते, सम ऑफ द एम्प्लॉय दोज हु कमिंग इनटू द पोगा एक्ट एंड सम ऑफ द एम्प्लॉय दोज हु नॉट कमिंग इनटू द पोगा एक्ट। पोगा क्या होता है बच्चों, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट, ये बताऊंगा क्या है सर, डोंट वरी। एंड नो पोगा मतलब जहाँ पे पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट अप्लाई नहीं होता बच्चों। अब ये है क्या बच्चों, तो सिंपल भाषा में याद रखना है, जिस कंपनी में अगर 10 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं, 10 और मोर वर्कर इज वर्किंग, वो कंपनी पोगा एक्ट में आता है बच्चों। एनी कंपनी, फर्म, सोल ट्रेडर, कोई भी बोलो, ज़्यादातर लार्ज कंपनी बच्चों, जॉइंट स्टॉक कंपनी, अगर वहाँ 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर काम करते रहेंगे बच्चों, तो पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट में आएगा। और जहाँ 10 से कम वर्कर काम करते वहाँ पे पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट नहीं आता बच्चों। ओके, सो पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट क्या होता है बच्चों, देखो पोगा नॉर्मली अप्लाइज वेयर 10 और मोर वर्कर्स आर वर्किंग। जब किसी कंपनी या कहीं पे भी 10 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं बच्चों, तो वहाँ पे पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट अप्लाई होता है। लाइक फैक्ट्री, माइंस, ऑयल कंपनी, एयरपोर्ट, पोर्ट। अब रेलवे मैंने लिखा हूँ बच्चों, रेलवे में बहुत सारे जैसे ना कि सारे जॉब प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट के हैं, कुछ प्राइवेटाइज भी हुए हैं, ओके ना। फील्ड वर्क, फील्ड मतलब खेती का काम। अब खेती का काम सिर्फ खेती का, यस, चाय के बागान, आसाम दार्जिलिंग सुने हो, दार्जिलिंग चाय, केरला में कॉफ़ी की खेती, रत्नागिरी में हापुस आम, नासिक में अंगूर, इस सब में बहुत सारे, ये भी एक तरह का बिजनेस ही है, ओके ना। 10 एकड़ ज़मीन ले लो, वहाँ पे खेती करवाओ वर्कर लोग से। फील्ड वर्क, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी बच्चों, स्कूल कॉलेज जहाँ पे 10 से ज़्यादा वर्कर लोग काम कर रहे होंगे, अगर मैं सॉरी वर्कर बोलता हूँ, स्टाफ, टीचर, प्रोफेसर, दैट ऑल कम इनटू। ओके बच्चों, सो पोगा नॉर्मली अप्लाई वेयर 10 और मोर वर्कर्स आर वर्किंग। जहाँ 10 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं बच्चों, वहाँ पोगा आता है। एक वर्ड में इनफैक्ट द लार्ज कंपनी बच्चों, बड़ी कंपनियाँ, ओके। एंड नो पोगा मतलब लॉजिकल हो गया, जब 10 से ज़्यादा हुआ तो पोगा है बच्चों, तो जहाँ पे 10 से कम वर्कर काम करते हो नो पोगा। ज़्यादातर स्मॉल फर्म, सोल ट्रेडर वेयर द लेस देन 10 वर्कर्स आर वर्किंग। ठीक है बच्चों, पहले सो प्राइवेट एम्प्लॉय को वी हैव डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, पोगा वर्सेज नो पोगा। पोगा का फुल फॉर्म क्या बच्चों, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट, एंड नो पोगा मीन्स वेयर पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट नॉट अप्लाइड। ओके बच्चों, ये आपके नॉलेज के लिए, आपसे कोई पूछेगा ना, क्वेश्चन में दिया रहेगा बच्चों। ओके, ही इज अंडर कवर्ड अंडर द पोगा एक्ट, ही इज नॉट कवर्ड अंडर द पोगा एक्ट,
ऐसा दिया रहेगा। ये तो आपके समझ में आपको कोई बताएगा भी नहीं ऐसा, ओके। खाली क्वेश्चन में उधर दिया रहेगा पोगा एक्ट अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है बच्चों। पर आप नॉलेज के लिए समझ लेना कि जहाँ पे भी 10 से ज़्यादा वर्कर काम करते वहाँ पोगा एक्ट में आता है बच्चों, ठीक है। चलो बच्चों, ये तो हो गया 2 कैटेगरी। तो प्राइवेट वाले में 2 पार्ट है बच्चों, पोगा वर्सेस नो पोगा। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है बच्चों, अब वो देखते हैं हम लोग कैसे कैलकुलेशन होता है बच्चों। हाँ, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले बच्चों जो भी कंपनी ने उसको पैसे दिया रहेगा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। एक्चुअल अमाउंट रिसीव मतलब से मिस्टर एक्स रिटायर हो रहा है और उसको कंपनी ने 14 लाख रुपए दे दिया, 14 lakhs पेड। मिस्टर एक्स को कंपनी ने 14 lakhs रुपीज़ ग्रेचुटी में दिया, ओके, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है बच्चों। दैट इज एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। गवर्नमेंट ने एक डेटा रखा है बच्चों 20 लाख रुपए। एक साल अभी लास्ट ईयर चेंज हुआ बच्चों 20 लाख रुपए, नहीं तो इसके पहले 10 लाख था। बहुत करते करते अब इसको 20 लाख कर दिया है, जो बहुत अच्छी बात है। तो 20 लाख रुपए हो गए, ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है बच्चों, यानी मैक्सिमम बोल सकते हो, मैक्सिमम लिमिट है 20 लाख रुपए बच्चों, ओके। मैक्सिमम लिमिट 20 लाख, एक गवर्नमेंट ने रखा है कि 20 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकता बच्चों। और थर्ड है बच्चों 15/26। 15/26 एक कहाँ से आ रहा है बच्चों? आप बताओ मेरे को, महीने में कितने दिन होते हैं बच्चों? 30 दिन होते एवरेज, यस। उसमें 4 संडे पकड़ लेते, कितना बच गया? 26। तो 26 वर्किंग डेज होता है बच्चों, ओके। अगर ऑन एन एवरेज अगर 30 डेज का मंथ हम लोग ले लेते बच्चों, तो उसमें 4 संडे पकड़ के चलते हम लोग, तो 26 ऑन एन एवरेज वर्किंग डेज है बच्चों, ओके। अपॉन द हाफ मंथ यानी 30 दिन का आता है बच्चों 15 दिन, इसलिए 15/26 आ रहा है बच्चों। तो 15/26 30 डेज टोटल है बच्चों, बट 4 संडे पड़ता है, इसलिए वर्किंग डेज कितना होता है? ओनली 26। तो 26 वर्किंग डेज में हाफ मंथ यानी 15 डेज, तो 15/26 इनटू जिस दिन वो एम्प्लॉय रिटायर हुआ रहेगा या डेथ हुआ रहेगा, उसकी आखिरी महीने की सैलरी क्या था बच्चों? लास्ट मंथ सैलरी। मिस्टर एक्स अगर रिटायर हुआ बच्चों, तो उस महीने की आखिरी सैलरी उसने कितना लिया रहेगा, और अगर डेथ हुआ रहेगा तो उस महीने की आखिरी सैलरी उसको कितना मिला रहेगा बच्चों? दैट इज लास्ट मंथ सैलरी बच्चों, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड इन सर्विस और देयर पार्ट ऑफ। नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड इन सर्विस और पार्ट ऑफ, एक क्या मतलब होता है बच्चों? कितने साल उसने सर्विस में कंप्लीट किया है। मान लेते हैं बच्चों मिस्टर एक्स ने 20 साल 7 महीना काम किया बच्चों, 20 years 7 month, ओके बच्चों। तो इसको राउंड फिगर बनाना है बच्चों, और पार्ट ऑफ। तो मालूम ना 6 महीने से ज़्यादा रहा बच्चों, तो हमने इसको 21 ले लिए, 1 साल कंप्लीट कर लेंगे। तो 20 years, अरे 6 महीने या 6 महीने ज़्यादा हुआ बच्चों, 25 years 6 month, तो कितना ले लेंगे बच्चों हम लोग? 26 year। 6 month या उससे ज़्यादा रहा तो 1 साल बढ़ा लेंगे हम लोग। 28 years 11 month, कितना आएगा बच्चों? 29 years। 22 years 4 month, तो कितना लेंगे बच्चों हम लोग? 22 years। 20 years 5 month, तो कितना लेंगे बच्चों हम लोग? 20 years। 6 महीने से अगर कम रहा बच्चों, तो इसका मतलब खाली वो कंप्लीट राउंड फिगर वाला ईयर लेंगे हम लोग। जैसे राउंड फिगर करते हैं ना बच्चों हम लोग, 50 पैसे से ऊपर हुआ तो 1 रुपये बढ़ा लेते हैं, 50 पैसे से कम हुआ तो इग्नोर, वैसे ही 6 महीने या 6 महीने से ऊपर हुआ तो 1 साल ऐड हो जाएगा। 6 महीने से कम अगर आया तो 1 साल इग्नोर। उसको वर्ड बोलते हैं बच्चों नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड इन सर्विस और पार्ट ऑफ। और पार्ट ऑफ मतलब वो देखेंगे कि जो ऑड मंथ आ रहा है कितने महीने काम किया। अगर 6 महीने से ऊपर काम किया है तो 1 साल हो जाएगा वो, 6 महीने से कम काम हुआ तो इग्नोर, क्या बच्चों? तो बच्चों क्या था पहला रूल पोगा वाले में? पहला है एक्चुअल अमाउंट रिसीव। तो मान लो मिस्टर एक्स को कितना मिला बच्चों? 14 lakhs। गवर्नमेंट ने कितना मैक्सिमम लिमिट रखा है? 20 लाख रुपए। और ये रूल है बच्चों 15/26 इनटू, मान लेते उसकी आखिरी सैलरी 32,000 रुपये था बच्चों। महीने की आखिरी सैलरी जब रिटायर होता बच्चों तो उसका 32,000 था।
और बच्चों नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड इन सर्विस ऑफ पार्ट ऑफ करना है बच्चों। सपोज कर लेते हैं कि उसने 26 ईयर्स 4 मंथ वर्क किया बच्चों, तो कितना आएगा 26 ईयर 4 मंथ बच्चों। क्या करूँ मैं इसको 27 करूँ 26 करूँ 26, कि 6 महीने से ऊपर हुआ तो हम लोग 27 करेंगे बच्चों, तो 26। तो कट कर दो, इसको सॉल्व कर दो बच्चों। 00 ट्रिपल 15 2 33 45 एंड 3 48, 4,80,000 रुपये आ रहा है बच्चों। अब बच्चों पहला कितना था 14 लाख रुपए, दूसरा कितना था 20 लाख रुपए, और तीसरे का आंसर बच्चों 480 आया ना। गवर्नमेंट क्या करे, तीनों में से जो लोवेस्ट ऑफ 1 2 3 इज एग्जाम, वो तीनों में से जो सबसे कम अमाउंट रहेगा उतना आपका माफ हो जाएगा बच्चों। लोवेस्ट ऑफ 1 2 3, तो पहला था 14 लाख, दूसरा 20 लाख गवर्नमेंट का आंकड़ा बच्चों। ये पहला क्या था एक्चुअल अमाउंट रिसीव, कंपनी कितना दिया आपको 14 लाख रुपए ग्रेचुटी। 20 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट ने रखा है लास्ट लिमिट, और आपका ये कैलकुलेशन से कितना आ रहा है बच्चों 4,80,000। तीनों में से लोवेस्ट क्या है बच्चों 4,80,000, ठीक है। लोवेस्ट ऑफ 1 2 3 इज एग्जाम्ड बच्चों। अब गवर्नमेंट टैक्स कितना मांगेगा, रिसीव्ड अमाउंट माइनस एग्जाम्ड अमाउंट, बाकी के बैलेंस अमाउंट पे टैक्स लगेगा बच्चों। अब रिसीव्ड अमाउंट कितना रिसीव किया था आपने 14 लाख, एग्जाम कितना है बच्चों आपका 4,80,000, लोएस्ट अमाउंट एग्जाम हो गया था 480। इसका मतलब बाकी का 9,20,000 बच गया बच्चों। गवर्नमेंट 9,20,000 पे आपसे टैक्स लेगा बच्चों, ओके। एग्जाम्सन तो खाली इसका है बच्चों, प्राइवेट वाले को पूरा माफ़ है, सॉरी मतलब गवर्नमेंट वाले को। प्राइवेट वाले में कैलकुलेशन है बच्चों, बहुत समझना है ध्यान से। पहला कभी भी ग्रेचुटी आया तो 2 कैटेगरी कौन सा, पहले गवर्नमेंट वर्सेज नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का तो टेंशन ही नहीं बच्चों, पूरा एग्जाम सोचना ही नहीं कुछ। लेकिन जो नॉन गवर्नमेंट बच्चों उसके 2 कैटेगरी है, पोगा वर्सेज नो पोगा। अभी हम लोग पोगा पे हैं बच्चों। पोगा किसे बोलते हैं हम लोग, जिस कम जहाँ पे भी 10 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं वो पोगा के अंडर में आता है बच्चों। उसके 3 रूल है। पहला बच्चों क्या है, गवर्नमेंट बोलता है आपका एक्चुअल अमाउंट कितना है। सेकेंड 20 लाख रुपए गवर्नमेंट की मैक्सिमम लिमिट है बच्चों। और फिर 15/26 इंटू लास्ट मंथ सैलरी, आखिरी महीने की सैलरी, इंटू नंबर ईयर कंप्लीट इन सर्विस और पार्ट ऑफ। और पार्ट ऑफ मतलब बच्चों उसको राउंड फिगर करना है। 6 महीने से ज़्यादा हुआ तो ऐड हो जाएगा, 6 महीने से कम रहा बच्चों, सर एग्जैक्ट 6 महीना रहा तो भी राउंड फिगर करेंगे हम लोग, ठीक है बच्चों। ये तीनों सॉल्व करने के बाद जो सबसे लोवेस्ट अमाउंट है बच्चों उसको बोलते हैं हम लोग एग्जाम्प्ट है। जितना रिसीव किए थे उतना इसमें से एग्जाम का माइनस कर दो, बाकी के बैलेंस अमाउंट पे टैक्स लगेगा बच्चों। चल और एक एग्जांपल लेके करते बच्चों। बच्चों मिस्टर ए है, ओके, उसको 4,20,000 रुपये मिला बच्चों। मिस्टर ए को कितना मिला है 4,20,000। 20 लाख बच्चों क्या है उसका मैक्सिमम लिमिट है, राइट। अब तीसरा निकालना बच्चों, अज्यूम कर लेते हैं उसकी सैलरी क्या है 15/26 इंटू लास्ट महीने की सैलरी। लास्ट महीने की सैलरी अज्यूम कर लेते बच्चों 28,000 रुपये है, यस 28,000 रुपये है। और उसने वर्क किया बच्चों 36 ईयर 11 मंथ। कितना लेंगे बच्चों 36 ईयर 11 मंथ है, तो क्या कर दो उसको 37 कर देंगे बच्चों, बराबर है 15 इंटू 28,000 एंड डिवाइड बाय बच्चों इंटू 37 एंड डिवाइड बाय है 26। तो बच्चों आ रहा 5,97,692 रुपीज़ 31 पैसे। ये आ गया बच्चों। पहला कितना था बच्चों 4,20,000, दूसरा कितना है 20 लाख, और तीसरा उसको कितना है कैलकुलेशन करके 5,97,692 रुपये बच्चों। ये तीनों में लोवेस्ट कौन सा बच्चों, लोवेस्ट कौन सा तीनों में 4,20,000 लोवेस्ट है बच्चों। तो जो लोवेस्ट है बच्चों उतना एग्जाम, तो 4,20,000 क्या रहेगा
एग्जाम्ड बच्चों। अब गवर्नमेंट टैक्स कितना लेगा, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा, भाई आपको कितना मिला था 420, आपका एग्जाम कितना आया 420, तो 420 माइनस 420 जीरो, आपको 1 रुपये का भी टैक्स नहीं देना है। सोचिए, तो रिमेंबर इस तरह से कैलकुलेशन करके जो लोवेस्ट आता है उतना एग्जाम्ड है। रिसीव में से एग्जाम को माइनस कर दो, बाकी के बैलेंस पे टैक्स लगेगा बच्चों। रिसीव माइनस एग्जाम इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट बच्चों। अभी नीचे क्या लिखा हूँ, सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस। अभी जो हम लोग लिखते हैं लास्ट मंथ सैलरी, अगर क्वेश्चन देखने का बेसिक सैलरी अलग से दिया है और डीए अलग दिया है डियरनेस अलावेंस, तो दोनों को प्लस कर देने का, वो सैलरी यहाँ लिखना है। सब में अगर डीए नहीं दिया है तो खाली नॉर्मल सैलरी लेंगे हम लोग, लेकिन मान लो अगर डीए और बेसिक दोनों अलग अलग करके दिया है तो दोनों को प्लस करना बच्चों। सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस। सब में डियरनेस नहीं दिया अलग से तो कोई टेंशन नहीं है, बेसिक लेंगे हम लोग, लेकिन अगर डीए भी दिया है तो दोनों को कंबाइन करना है बच्चों। ओके बच्चों, ये था पोगा का रूल। पोगा में क्या था, पहला रूल बच्चों एक्चुअल अमाउंट रिसीव, दूसरा 20 लाख, और तीसरा क्या बच्चों 15/26 इंटू लास्ट मंथ सैलरी इंटू नंबर ईयर्स कंप्लीट इन सर्विस और दे आर पार्ट ऑफ। ये तीनों को कैलकुलेशन करने के बाद जो तीनों में सबसे लोवेस्ट है यानी सबसे लोअर अमाउंट रहेगा उसको हम लोग माफ़ रखते हैं, एग्जाम्प्ट होता है। अब आपने जितना रिसीव किया था उसमें से माफ़ वाला माइनस कर दो, बाकी के अमाउंट पे आपको टैक्स देना है। ठीक है बच्चों, ये हुआ अपना पोगा का रूल। लेट्स कम टू द नॉन पोगा बच्चों। वैसे ही है, अब बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है। अब उसमें भी क्या है बच्चों, पहला एक्चुअल अमाउंट रिसीव, आपने कितना रिसीव किया था 20 लाख, यानी पहला दो रूल तो सेम ही है बच्चों, तीसरा रूल खाली फ़र्क है बच्चों। अब बच्चों मैंने बोला आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में संडे क्या मंडे क्या उनको तो रोज़ काम करना है बच्चों। ओके ना, जब उनको रोज़ काम करते उनके वर्किंग डे संडे छुट्टी नहीं हुई। देखते हो बहुत सारे कंपनी यहाँ पे संडे छुट्टी पड़ रही है, बहुत सारे यहाँ पे संडे मंडे कुछ नहीं, वो रेगुलर काम करना आपको। ऐसे लोगों के लिए जो जैसे यहाँ पे था बच्चों 30 दिन है, बोला 30 दिन है उसमें 4 संडे पड़ गया तो 26 वर्किंग डेज है। वहाँ पे उनके लिए पूरा 30 दिन वर्किंग डेज है बच्चों। तो 30 दिन जब वर्किंग डेज है उसमें आधा महीना 15 दिन, तो 15 बन जाए 15, 52 जाए 1/2 बच्चों, ऐसा है। ओके, तो ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है बच्चों उसमें 26 पड़ रहा है क्योंकि 4 संडे नॉन वर्किंग डेज है, इसलिए लेस करते हैं। यहाँ पे पूरा 300 दिन काम करना है तो उसका आधा महीना, तो 15/30, 15/30 यानी हाफ। ठीक है बच्चों, एक हो गया। पोगा में बच्चों खाली आखिरी महीने की सैलरी लेते हैं, लेकिन जो नॉन पोगा होता है ना बच्चों उसमें एवरेज मंथली सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, रिटायरमेंट या डेथ होने के पीछे के आखिरी 10 महीनों की जो सैलरी रहेगा उसका एवरेज लेना पड़ेगा बच्चों। ऐसा क्यों? क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर बच्चों, ऑर्गेनाइज में महीना भर में बच्चों आपने 4-5 छुट्टी भी कर लिया तो भी आपका पगार बंधा हुआ है। बंधा हुआ मतलब 20,000 पगार बच्चों तो 20,000 मिलेगा आपको। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बच्चों वो डेज के हिसाब से होता है। आपने किसी महीने में 26 दिन काम किया तो खाली 26 दिन की सैलरी मिलेगी। किसी महीने में आपने 18 दिन ही काम किया है बीमारी की वजह से तो आपको खाली 18 महीने के दिन के ही पगार मिले बच्चों। किसी महीने में आपने 35 दिन काम किया, क्या बात का मजाक करते हो सर, 35 दिन, 30 दिन आपका वर्क है बच्चों और 5 दिन ओटी सुने हो, ओवर टाइम, तो आपने ओवर टाइम किया रहेगा बच्चों, तो इस तरह से 35 दिन की पगार मिला रहेगा। ओके बच्चों, दैट इज कॉल्ड, दैट्स वाई उनका सैलरी फ्लक्चुएट होते रहता है बच्चों, चेंज होते रहता है। ओके ना, अनलाइक द ऑर्गेनाइज सेक्टर बच्चों, यही फ़र्क है बच्चों इंडिया में, हमारे देश में। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आप चाहे 20 दिन काम करो या 25 दिन काम करो, पगार आपका पूरा फिक्स आता है। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज बेचारे हैं उन लोगों को पगार फिक्स नहीं आता है। ओके, तो एवरेज मंथली सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, इसलिए उनके पीछे के महीने के 10 महीनों का एवरेज लेते गवर्नमेंट। अब 10 महीने कैसे लेंगे बच्चों? जो भी रिटायर हुआ रहेगा तो हर महीने देख लो, किसी महीने में 18,000 मिला, किसी में 25,000 मिला, किसी में 20,000 मिला, किसी में 22,000 मिला, उस तरह का उसका सबको ऐड करके अपॉन 10 कर लेंगे तब तो एवरेज मिल जाएगा। तो एवरेज मंथली सैलरी और लास्ट 10 मंथ, तो ध्यान से कंपेयर करने बच्चों, यहाँ खाली आखिरी महीने की सैलरी था, वहाँ पे लास्ट 10 महीने की एवरेज है। ठीक है बच्चों, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों यहाँ पे था नंबर ईयर्स कंप्लीटेड सर्विस और देयर पार्ट ऑफ, और यहाँ बच्चों
नंबर ईयर्स कंप्लीट इन सर्विस, खाली कितना साल आपका कंप्लीट है बच्चों। मीन्स अगर मान लेते बच्चों कोई एम्प्लॉई 24 साल 11 महीने और 28 दिन काम किया बच्चों और अनफॉर्चुनेटली उसका डेथ हो गया बच्चों। सोचो अभी 24 साल 11 महीने 28 दिन हो गया बच्चों। 28 दिन करीब करीब 30 दिन हो गया ना बच्चों, तो एक महीना हो गया। एक महीना हो गया तो करीब करीब 12 महीना हो गया, मतलब एक साल हो जाता था। लेकिन बिकॉज द नॉन पोगा में बच्चों कोई सिंपैथी नहीं, कोई सहानुभूति नहीं, खाली गवर्नमेंट यानी मीन्स जो नॉन पोगा है उसमें खाली 24 साल ही लेंगे बच्चों। कंप्लीट ईयर लेते, बाकी का राउंड फिगर नहीं करना है बच्चों, उसमें पूरा फुल ईयर। ओके बच्चों, 20 साल 3 महीने काम किए तो भी कितना लेना है बच्चों, खाली 20 साल लेना है। 26 ईयर 8 मंथ काम किए तो भी कितना लेंगे, खाली 26 लेंगे। इसके अंदर राउंड फिगर करते थे बच्चों, इसमें राउंड फिगर नहीं करना है। इसमें नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड सर्विस और पार्ट ऑफ था, वहाँ पे खाली नंबर ऑफ ईयर्स सर्विस कंप्लीटेड, बस कंप्लीट ईयर लेना है, उसका पार्ट ऑफ नहीं लेना है। पार्ट ऑफ मतलब राउंड फिगर नहीं करना है। ओके बच्चों, तो 20 ईयर्स 9 मंथ तो भी हम लोग 20 ईयर्स, 20 ईयर्स 3 मंथ तो भी कितना लेंगे हम लोग बच्चों, 20 ईयर्स। ओके, लेट टेक करते हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो बच्चों, एक्चुअल अमाउंट रिसीव 3 लाख और 7,36,000 बच्चों। ओके बच्चों, 20 लाख रुपये गवर्नमेंट ने रखा है बच्चों। हाफ इनटू एवरेज मंथली सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, पीछे के 10 महीनों की जो एवरेज सैलरी था बच्चों, अज्यूम कर लेते थे 36,000 है बच्चों। और उसने 34 ईयर्स 7 मंथ काम किया बच्चों। कितना लेंगे हम लोग, 34 ईयर्स 7 मंथ बच्चों, तो भी हम लोग खाली 34 लेंगे। अब इसको सॉल्व कर दो बच्चों। 17 17 6 जा 112, 51 61, 6,12,000 आ गया बच्चों। अब क्या रूल है बच्चों, लोवेस्ट ऑफ 1 2 3 इज एग्जाम्ड। 7,36,000, 20 लाख और 6,12,000, तीनों में से लोअर क्या है बच्चों, 612 लोअर है, तो ये क्या है, एग्जाम। गवर्नमेंट टैक्स कितने पे लेगा बच्चों, रिसीव कितना किया था आपने, 736, एग्जाम कितना आपका बच्चों, 6,12,000, बाकी का 1,24,000 पे बच्चों आपको टैक्स लगेगा। ये था बच्चों नो पोगा में। कितना मिनट हुआ, से बहुत इम्पॉर्टेंट बच्चों, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सैलरी चैप्टर का। तो इतना रखना, ग्रेचुइटी को पहले 2 पार्ट में बांटना है बच्चों, गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्सेस नॉन गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट है बच्चों फुल्ली एग्जाम्ड, कुछ कैलकुलेशन नहीं, जितना अमाउंट है 10 लाख है तो 10 लाख माफ एग्जाम, 15 लाख मिला रहा तो 15 लाख एग्जाम, 2 लाख मिला तो 2 लाख एग्जाम, उसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है। लेकिन जो नॉन गवर्नमेंट है बच्चों उसमें 2 कैटेगरी है। अगर उधर दिया रहेगा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो हम लोग को देखना है कि वो पोगा से आ रहा है कि नॉन पोगा में आ रहा है। अगर पोगा से आ रहा है तो क्या 3 रूल बच्चों, एक्चुअल अमाउंट रिसीव 20 लाख रुपए एंड 15/26 इंटू लास्ट मंथ सैलरी इंटू नंबर इज कंप्लीटेड सर्विस और पार्ट ऑफ। क्या मतलब इसका लास्ट मंथ सैलरी, मतलब जिस महीने में जिस साल रिटायर हो रहा है बच्चों या डेथ हुआ रहेगा उस महीने की आखिरी सैलरी उसको कितना मिला रहेगा, दैट इज लास्ट सैलरी। एंड नंबर इज कंप्लीटेड सर्विस और कंप्लीटेड प्लस देयर पार्ट ऑफ। तो 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा हो बच्चों तो 1 साल बढ़ा लेंगे, 6 महीने से कम रहा तो उसको कंप्लीट राउंड ईयर लेना है। इसमें क्या था बच्चों, एक्चुअल अमाउंट रिसीव 20 लाख, हाफ इंटू एवरी मंथली सैलरी लास्ट 10 मंथ एंड देन नंबर ईयर्स कंप्लीटेड सर्विस और देयर पार्ट ऑफ। उसके अंदर पार्ट ऑफ नहीं है बच्चों, खाली कंप्लीटेड ईयर लेना है कि ना। कोई एम्प्लॉई 25 साल काम कर रहा है बच्चों, 25 साल 10 महीने 18 दिन बच्चों, चाहे आप 10 महीना काम करो या 11 महीना काम करो बच्चों, कंप्लीट नहीं हुआ ना वो ईयर तो ईयर कंप्लीट नहीं होगा बच्चों। खाली कंप्लीट कितना हो आपका 25 ईयर्स, ठीक है बच्चों।
इस तरह करेंगे तो जो तीनों अमाउंट रहेगा बच्चों, वो तीनों में से लोअर अमाउंट लेना है। वो लोअर क्या रहेगा? एग्जाम्प्ट। आपके पूरे रिसीव अमाउंट में से गवर्नमेंट उतना एग्जाम्प्ट का माइनस करके बाकी के अमाउंट बोले भाई टैक्स लाओ। ओके बच्चों, और जब हम लोग सैलरी की बात करते हैं बच्चों, जहाँ पे भी सैलरी वर्ड लिखे वो सैलरी का मतलब बेसिक प्लस DA। क्वेश्चन में अलग से बेसिक और सैलरी सेपरेट दिया रहेगा बच्चों, तो दोनों को कंबाइन करके कैलकुलेशन करना है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको पूरा मैंने समझा दिया रहेगा। फिर भी कुछ डाउट रहा तो आप बोलोगे।